हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग। यूपीपीसीएस उत्कर्ष में आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। मेरा नाम है वैभव शिवहरे और ज्योग्राफी बाय मी इस सीरीज़ में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, ऑलरेडी इस सीरीज़ में हमने अभी तक प्रीलिम्स, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए ढेर सारे ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो कवर किए हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप उन टॉपिक्स को जो मैंने यहाँ पर पढ़ाया है उनके क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस रेगुलर कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो देखा था, जो था हिमालय पर्वत की जो प्रमुख महत्वपूर्ण जो चोटियां हैं, प्रमुख महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उन पर हमने चर्चा करी थी। और आज जैसा कि आपने थंबनेल में ऑलरेडी देख ही लिया है और कमेंट बॉक्स में काफ़ी दिन से बच्चों की डिमांड भी आ रही थी कि सर मिट्टी वाला जो टॉपिक है सॉइल्स ऑफ इंडिया, उसको एक बार कवर करा दीजिए। चूँकि सॉइल एक ऐसा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है सॉइल से, ठीक है, जहाँ टाइप ऑफ सॉइल्स में अलग अलग जो वैरायटी है सॉइल्स की, ठीक है, उनके क्या क्या फीचर्स हैं उससे, या फिर सॉइल प्रोफाइल से क्वेश्चन आ जाता है, या फिर जो सॉइल का जो इरोजन हो रहा है, मृदा अपर्दन है, वायु अपर्दन है। जैसे पिछली बार आप देखोगे तो प्रीलिम्स में आरओ प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था कि सॉइल इरोजन के जो सीक्वेंस उसने जो पूछा था आपसे कि जल अपर्दन का क्या सीक्वेंस है, उस पर क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। तो आज की इस क्लास में हम सॉइल को एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, ताकि आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन यहाँ से बन सके। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो सॉइल की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि सॉइल बेसिकली कॉम्बिनेशन है। सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है हमें पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सॉइल के फॉर्मेशन में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, जो सबसे मुख्य जो पदार्थ है जिससे सॉइल का फॉर्मेशन होता है, वो है चट्टान, ठीक। और आप देखते हो चट्टान के विखंडन से ही, या चट्टानों के जब अनाच्छादन होता है, रॉक्स का जब डेन्यूडेशन होता है, तो उस रॉक्स के डेन्यूडेशन से ही, अनाच्छादन से अपर्दन की क्रिया होती है, अनाच्छादन के अंतर्गत अपर्दन की क्रिया होती है, अपक्षय की क्रिया होती है। उस अपर्दन और अपक्षय से ही सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो सॉइल के फॉर्मेशन में हालांकि बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, मतलब मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं। लेकिन अगर हम मुख्य कारक की बात करें, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई व्हाट इज़ द पेरेंट फैक्टर, प्राइमरी कारक क्या है, प्रधान कारक क्या है सॉइल के निर्माण के लिए जो उपयोगी है, वो है रॉक्स, चट्टान। और आप देखते हो भारत में अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं और हर मिट्टी की विशेषता अलग है। हर मिट्टी में पाए जाने वाले खनिजों की मात्रा और खनिजों की जो वैरायटी है वो अलग अलग है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत में सभी प्रकार की जो सॉइल पाई जाती है उसका फॉर्मेशन किसी एक निश्चित सेट तरीके से उसका फॉर्मेशन नहीं हुआ है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर हम प्रायद्वीपीय भारत के पठार की बात करें तो पेनिनसुलर इंडिया में प्रायद्वीपीय भारत के पठार के कुछ क्षेत्र में आपको काली मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है। अब आप काली मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी का फॉर्मेशन होता है वॉल्केनिक इरप्शन के परिणाम स्वरूप। और हमारे पेनिनसुलर इंडिया में द्वितीय जो युग था मीसोजोइक, उस मीसोजोइक के अंतर्गत जो क्रिटेशियस था, क्रिटेशियस में वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, ज्वालामुखी दरारी उद्भेदन हुआ है प्रायद्वीपीय भारत के पठार में। इसको फिशर इरप्शन इंग्लिश में बोलते हैं। और उस दरारी उद्भेदन के परिणाम स्वरूप बेसॉल्टिक मैग्मा या लावा बाहर निकल कर आया है। और बेसॉल्टिक लावा आपको पता है उसकी प्रकृति क्षारीय होती है, और जो बेसॉल्ट होता है उस बेसॉल्ट में सिलिका का कंटेंट कम होता है, उसकी प्रकृति क्षारीय होती है और वो हार्ड होता है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। क्यों डेंसिटी ज़्यादा है? क्योंकि बेसॉल्ट में आपको फेरो मैग्नीशियम ज़्यादा मिलता है, यानी आयरन और मैग्नीशियम का तत्व बेसॉल्टिक मैग्मा में ज़्यादा होता है, इसलिए उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है। पेनिनसुलर इंडिया में जब बेसॉल्टिक मैग्मा बाहर निकला क्रिटेशियस में, तो क्रिटेशियस में बाहर निकलने के परिणाम स्वरूप वो कई सालों बाद उसका जब अनाच्छादन हुआ, डेन्यूडेशन हुआ, तो आज आप देखते हो कि पेनिनसुलर इंडिया में ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी का विस्तार है। तो काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ? तो काली मिट्टी का निर्माण हुआ उस बेसॉल्टिक मैग्मा के अनाच्छादन, डेन्यूडेशन के परिणाम स्वरूप, राइट। इसीलिए तुम देखते हो इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर मेटेलिक मिनरल्स की बात करें तो मेटेलिक मिनरल्स आपको नॉर्दर्न इंडिया में नहीं मिलते हैं। तो मेटेलिक मिनरल्स कहाँ मिलते हैं? वो आपको पेनिनसुलर इंडिया में ही मेटेलिक मिनरल्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर मेटेलिक मिनरल्स पाए जाने का एक जेन्युइन कारण है, क्योंकि वहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है। नाउ अनदर पार्ट ऑफ द सॉइल इज़ कि आप देखोगे तो इंडिया में जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, इन नॉर्दर्न प्लेन्स में आपको मेटेलिक मिनरल्स नहीं मिलते हैं। तो नॉर्दर्न प्लेन्स में जो पाई जाने वाली जो सॉइल है उसमें आपको मेटेलिक मिनरल्स नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्दर्न प्लेन्स में जो मृदा हमें मिल रही है, जो मिट्टी मिल रही है, जिसको हम एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ मृदा कहते हैं, इस जलोढ़ मृदा का जो निर्माण हुआ है वो निर्माण हुआ है हिमालयी क्षेत्र से निकलकर आने वाली जो नदियाँ हैं, और उन नदियों के द्वारा जो बहाकर लाया गया अवसाद है, उस अवसाद के डिपोजिशन या निक्षेपण से जलोढ़ मिट्टी का विकास हुआ है। और इसीलिए आप देखते हैं ये जो जलोढ़ मिट्टी है ये कृषि के दृष्टिकोण से बहुत अधिक उपजाऊ है। स्पेसिफिकली जलोढ़ मिट्टी का जो खादर वाला क्षेत्र है, जहाँ हर साल न्यू अलुवियल सॉइल आकर डिपॉजिट होती है, नया जलोढ़ आकर डिपॉजिट होता है, वो कृषि के लिए बहुत उपयोगी, बिकॉज दैट इज़ वेरी मच फर्टाइल लैंड। सो इस पूरे रीजन में
जलोढ़ मृदा के विकास के पीछे एक रिस्पॉन्सिबल रीजन है। वो रीजन क्या है? वो रीजन है यहाँ पर बहाकर लाया गया नदियों के द्वारा अवसाद का निक्षेपण, राइट। इसी तरीके से आप देखते हो कि भारत के जो डेल्टाई क्षेत्र हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों का डेल्टाई क्षेत्र, गुजरात के कच्छ का रण वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो मृदा मिलती है उस मृदा को हम पीट मृदा कहते हैं, पीट सॉइल बोलते हैं, है ना। और इस पीट सॉइल में आप देखते हो कि ये जलमग्न क्षेत्र होता है और ये जो है ये भी उपजाऊ होता है। धान वगैरह की खेती इसलिए आसानी से इस डेल्टाई क्षेत्रों में हो जाती है। फिर आप देखेंगे तो भारत में जो राजस्थान वाला इलाका है, वेस्टर्न राजस्थान है, हरियाणा और पंजाब का जो पश्चिमी हरियाणा और पंजाब वाला इलाका है, गुजरात का जो वेस्टर्न पार्ट है, इन सब इलाकों में आपको एक मिट्टी मिलती है जिसको कहते हैं शुष्क मृदा या मरुस्थलीय मृदा देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाला एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है जलवायु। और जलवायु के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है तापमान और वर्षा। तो बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को। तो गुजरात वाला जो रीजन है, वेस्ट हरियाणा वाला रीजन है, पंजाब वाला रीजन है, यहाँ पर आपकी शुष्क जलवायु यानी रेनफॉल बहुत कम है। रेनफॉल कम है यहाँ, तो मरुस्थलीय मृदा का विकास हुआ है। यानी यहाँ पर जो है आप देखेंगे तो इस पूरे जोन में, इस पूरे रीजन में जो कैपिलरी एक्शन है यानी जो केशिका क्रिया है वो बहुत अधिक प्रभावी है। और केशिका क्रिया वहाँ पर प्रभावी होती है जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है, बारिश कम होती है, तो वेपराइजेशन होता है, जहाँ जिस वजह से मृदा में लवणीयता की मात्रा भी बढ़ जाती है। यानी इस यहाँ की जो मृदा है वो कैसी प्रकृति में अपने आप में क्षारीय है। ऐसे ही एक और प्रोसेस है मिट्टी के निर्माण में, जो अगेन उसमें भी जलवायु अपना रोल भूमिका निभाता है। जैसे आप देखेंगे तो लेटराइट सॉइल, अब लेटराइट बेसिकली लैटिन भाषा के से निकला हुआ एक वर्ड है, ठीक है। और लेटराइट का मतलब होता है ईंट, ब्रिक, इसीलिए लेटराइट मिट्टी को भवन निर्माण में उपयोगी माना जाता है। लेकिन लेटराइट मिट्टी का फॉर्मेशन कैसे हुआ है? तो लेटराइट मिट्टी का फॉर्मेशन हुआ है लेटराइजेशन के प्रोसेस से। सो नाउ व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ लेटराइजेशन? तो दोस्तों लेटराइजेशन का प्रोसेस वहाँ पर होता है जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होता है, हैवी रेनफॉल होता है, मतलब मोर देन 200 सेंटीमीटर का रेनफॉल अगर हो रहा है तो इसमें हैवी लीचिंग होती है। लीचिंग मतलब निक्षालन की प्रक्रिया होती है, जहाँ मृदा की ऊपरी परत में मौजूद जो हल्के तत्व हैं वो मृदा में निक्षालित होकर नीचे चले जाते हैं। जैसे सिलिका अगर मृदा में मौजूद हो तो निक्षालित होकर नीचे चला जाता है। तो भारत में लेटराइट मिट्टी कहाँ मिल रही है? आप देखोगे भारत में लेटराइट मिट्टी आपको 2-3 जगह देखने को मिलती है जहाँ पर हैवी रेनफॉल हो रही है। नंबर 1, वेस्टर्न घाट वाला जो रीजन है, केरल वाला रीजन है, यहाँ पर लेटराइट सॉइल मिल रही है हमें, राइट। आप नॉर्थ ईस्ट चले जाइए, पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में भी आपको वहाँ पर लेटराइट सॉइल मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर भी हैवी रेनफॉल है। सो हैवी रेनफॉल वाले रीजन में एक्सेसिव लीचिंग होती है, निक्षालन की प्रक्रिया बहुत तीव्र होती है। और उस तीव्र निक्षालन की प्रक्रिया की वजह से वहाँ पर जिस मिट्टी का डेवलपमेंट होता है उसको लेटराइट सॉइल कहते हैं। इसका नेचर जो है अम्लीय होता है, एसिडिक होता है। एंड नाउ माउंटेनियस रीजन की बात कर लेते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में जो पाई जाने वाली मृदा है उसको हम पर्वतीय मृदा कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी जो है कार्बनिक पदार्थों की और ह्यूमस की मात्रा ठीक ठाक मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में वन होते हैं और वनों की पत्तियों, उस पूरा क्षेत्र जो है वनों की पत्तियों से ढक जाता है और आगे जाके उसका डिकम्पोजिशन होता है और वो फिर माउंटेनियस सॉइल का रूप ले लेता है, जहाँ कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। नेचर में वो भी आप देखेंगे तो अम्लीय ही होती है ना। ये बात आपको याद रखना है, अम्लीय होती है और थोड़ा बहुत उसमें ह्यूमस की मात्रा भी ठीक ठाक मिल जाती है। ऐसी मृदा को इंटरनेशनल लेवल पर इस प्रोसेस से जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है उसको पॉडजोलाइजेशन कहते हैं, जो मध्य अक्षांशों में अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली जो मिट्टी है। तो ऐसे करके भारत में अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार की मिट्टियां हमें देखने को मिलती हैं। सो नाउ अभी हम देखें अगर, तो भारत में अगर मैं मिट्टी का आपको डेवलपमेंट बताऊं तो इसको मैंने एक फ्लो डायग्राम में समराइज किया हुआ है। जैसे प्रोसेस क्या है तो आप देखेंगे पैतृक पदार्थ, सो क्या है, पेरेंट मटीरियल क्या है। तो पेरेंट मटीरियल जो है किसी भी सॉइल के डेवलपमेंट के लिए पेरेंट मटेरियल क्या है, तो पेरेंट मटेरियल किसी भी सॉइल के डेवलपमेंट के लिए है रॉक्स, चट्टाने, शैल, है ना। अब इन चट्टानों का क्या होता है, तो इन चट्टानों का होता है इन चट्टानों का होता है डेन्यूडेशन, ठीक, अनाच्छादन होता है। और इनके अनाच्छादन के परिणाम स्वरूप दो घटनाएं होती हैं। अनाच्छादन के अंतर्गत बेसिकली दो घटनाएं होती हैं, एक तो होता है अपर्दन, इरोजन, और दूसरा एक तो होता है अपक्षय, वेदरिंग, और दूसरा होता है अपर्दन यानी इरोजन। डिफरेंस क्या दोनों में, तो अपक्षय क्या होता है, अपने स्थान पर ही बिना किसी डायनेमिक प्रोसेस के अपने स्थान पर ही चट्टान जब विखंडित हो जाती है, दैट इज नोन एज अ वेदरिंग यानी अपक्षय। वो रासायनिक भी हो सकता है, जैविक भी हो सकता है, या कोई यांत्रिक कारक भी हो सकता है। लेकिन जो अपर्दन की क्रिया होती है इसमें ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस स्टैटिक नहीं, ये वाला प्रोसेस स्टैटिक है, बट ये वाला प्रोसेस कैसा है, डायनेमिक है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब ट्रैवल करके रॉक्स जाती हैं तो विखंडित होती हैं, टूटती हैं,
एट्रीशन होता है, सन्नी घर्षण होता है, आपस में टकरा के टूटती हैं तो एट्रीशन बोलते हैं, सन्नी घर्षण बोलते हैं। उसकी वजह से रॉक्स क्या होती हैं, विखंडित हो जाते हैं। अब जब रॉक टूटी तो रॉक के टूटने के बाद उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर ये सब अंदर एंटर कर जाता है। तो अब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जब वाटर अंदर उसके एंटर कर गया, उन सब में आपस में रिएक्शंस हुआ, उसकी वजह से उस रॉक में जो रॉक ब्रेक हुई है, फ्रेगमेंट हुई है जो रॉक, उस फ्रेगमेंटेड रॉक के अंदर छोटे छोटे फर्न, काई, घास और अदर स्मॉल माइक्रोबैक्टीरियाज का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। और जब उन माइक्रोबैक्टीरियाज का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, आपने देखा हो अक्सर चट्टानों में काई वगैरह जो है आपको जमी हुई दिखाई देती है ना, छोटी छोटी पत्तियां उगती हुई दिखाई देती। तो किस वजह से होता है, जब वो रॉक ब्रेक होती है अंदर उसके वाटर एंटर करता है, और इसी वजह से धीरे धीरे जब इन सब का जमाव, इन सब का डेवलपमेंट होता है रॉक के ऊपर, तो ह्यूमस के रूप में ये सब इकट्ठा हो जाता है। अब ह्यूमस क्या है, गहरे काले रंग का एक गहरे काले रंग का एक पदार्थ होता है ह्यूमस, जो कार्बनिक तत्वों के जमाव की वजह से होता है। या आप ये भी कह सकते हो कि जब माइक्रोबैक्टीरियाज में वृद्धि बहुत ज़्यादा हो जाती है, सूक्ष्म जीवों में जब वृद्धि हो जाती है, वो जब डिकम्पोजिशन करते हैं, अपघटन करते हैं, तो उनके अपघटन की वजह से किसका फॉर्मेशन होता है, ह्यूमस का निर्माण होता है। हालांकि ह्यूमस बहुत अधिक फर्टाइल है, और अगर आप सॉइल प्रोफाइल देखें तो उस पूरे सॉइल प्रोफाइल में सबसे जो ऊपर वाला प्रोफाइल है, जिसको हम ओ संस्तर कहते हैं, ओ लेवल कहते हैं, उस ओ लेवल में सॉइल प्रोफाइल का जो सबसे टॉप लेवल है, सॉइल प्रोफाइल कैसा है, वर्टिकल है प्रोफाइल सॉइल का, राइट। और जो सबसे टॉप वाला जो लेवल है वहां पर ह्यूमस मिलता है, और ह्यूमस काफी अधिक उर्वरक भी होता है। सो बेसिकली क्या होता है, फिर जैसे मान लीजिए यहां पर जो फर्न वगैरह हुआ, इसको कोई बर्ड आया, बर्ड ने बीट किया, बर्ड के बीट करने की वजह से उस चट्टान में छोटा सा पौधा डेवलप होता है, ठीक है। और पौधे के डेवलप होने के बाद उसकी जो रूट्स होती हैं, पेड़ की जो रूट्स होती हैं, वो चट्टान को फिर से एक बार ब्रेक करती हैं, ठीक। ऐसे करके ब्रेक करते 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 एक बड़ी रॉक आगे जाके छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है। और जब ये रॉक छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है, उसमें ह्यूमस भी मिल जाता है, तो वो मृदा थोड़ी सी उपजाऊ भी हो जाती है। ह्यूमस मिल गया यानी कार्बनिक तत्व मिल गए, तो मृदा उपजाऊ हो जाती है। इन सब के माध्यम से, कार्बनिक पदार्थों से, खनिज तो होंगे ही होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली पैरेंट मटेरियल तो क्या है, रॉक, एंड दिस पैरेंट मटेरियल इज रिच इन मिनरल्स, ठीक है ना। ये जो पैरेंट मटेरियल यानी जो चट्टान है, वो तो चट्टान तो वैसे भी खनिजों से युक्त है ना। अरे भाई, चट्टान की परिभाषा क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रॉक। रॉक की डेफिनेशन है एक या एक से अधिक खनिजों के सम्मिश्रण को क्या कहते हैं, चट्टान कहते हैं। फिर से सुनो एक बार, एक या एक से अधिक खनिजों के सम्मिश्रण को ही तो चट्टान कहते हैं। तो इस तरीके से पूरा सॉइल का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है ना। अब मैं आपको ये बताता हूं कि ये फाइनली आपकी जो मिट्टी है वो बनके तैयार हो गई, सॉइल का निर्माण हो गया। अब मिट्टी के निर्माण में कौन कौन से कारक अपनी भूमिका निभाते हैं, प्रीलिम्स में यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो, मैं चाहूं तो आप चाहता तो डायरेक्ट आपको मिट्टी के वर्गीकरण से इस चैप्टर की शुरुआत कर सकता था, लेकिन अभी लगभग पिछले 15 मिनट में मैं आपको केवल यही बता रहा हूं कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, द पैटर्न ऑफ यूपीपीसीएस हैज चेंज्ड अ लॉट नाउ, right? They are not asking just a factual question directly. In fact, they are asking the conceptual question in the form of statements. वो statements के फॉर्म में conceptual question भी पूछने का प्रयास कर रहे हैं. So do not try to learn only the facts, right? Also try to understand the concept of the topic, which is very important for your prelims exam as well. Mains के लिए तो concept important है, but prelims के लिए भी बहुत important है. तो मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, आपसे एग्जाम में वो कूट आधारित जो प्रश्न होते हैं वहां पर पूछा जा सकता है. जैसे अभी मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई, क्या है, एक पैतृक पदार्थ यानी चट्टान. चट्टान क्या करता है, तो चट्टान जो है मिट्टी में खनिज कौन से होंगे ये डिसाइड करता है. मिट्टी का कलर क्या होगा ये डिसाइड करता है. माय डियर स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए पेनिनसुलर इंडिया में बेसोल्टिक लावा फैला है प्रायद्वीपीय पठार में. सो अगर प्रायद्वीपीय भारत के पठार में बेसोल्टिक लावा या मैग्मा फैला, अभी बेसोल्टिक मैग्मा को बोलते हैं, उसमें फेरो मैग्नीशियम की अधिकता ज्यादा है. फेरो मैग्नीशियम की उसमें अधिकता ज्यादा है. अब चूंकि उसमें फेरो मैग्नीशियम की अधिकता ज्यादा है, इसलिए उसको मैफिक मैग्मा भी कहते हैं. अगर आपने ठीक से पढ़ी है जियोमॉर्फोलॉजी, ज्वालामुखी वाला चैप्टर, तो उसको मैफिक भी बोलते हैं. चूंकि उसको मैफिक बोलते हैं इसलिए क्योंकि उसमें आयरन और मैग्नीशियम का कंटेंट ज्यादा है और आयरन का कलर डार्क होता है. तो जो चट्टान बेसोल्टिक मैग्मा से बनी होगी, उसके अपर्दन से जब मिट्टी बनेगी तो उसका कलर भी डेफिनेटली ब्लैक ही होगा. लेकिन अगर मान लीजिए कोई चट्टान अगर ग्रेनाइट से बनी है, तो चूंकि ग्रेनाइट्स में क्वार्ट्जाइट और फेल्सपार ज़्यादा मिलता है, इन क्वार्ट्जाइट और फेल्सपार का कलर डार्क नहीं होता, लाइट होता है.
तो उससे जो सॉइल का फॉर्मेशन होगा वो डेफिनेटली उस सॉइल का कलर डार्क ब्लैक नहीं होगा। ठीक, तो पैतृक पदार्थ चट्टान क्या कर रहा है, मृदा में खनिज और रंग का निर्धारण कर रहा है। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा कौन सा फैक्टर है, तो सर दूसरा फैक्टर है जलवायु। जलवायु में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक क्या, टेम्परेचर भी मृदा के निर्माण को प्रभावित करता है, और दूसरा वर्षा। बहुत अधिक टेम्परेचर होगा तो उस क्षेत्र में केशिका क्रिया ज्यादा होगी। बहुत अधिक टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर अगर है कहीं पर, तापमान ज्यादा है, तो क्या होगा, चट्टान विघटित भी होगी, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा तो चट्टान में क्या होगा, एक्सपेंशन। टेम्परेचर कम तो चट्टान में क्या होगा, कंप्रेशन। एक्सपेंशन यानी उसका प्रसार। टेम्परेचर घटा तो चट्टान क्या होगी, संकुचित होती है। तो बार बार एक्सपेंशन और कंप्रेशन की वजह से रॉक ब्रेक हो जाती है। ये बात याद रखिए आपको। ठीक, चट्टानों का विघटन हो जाता है, और जब चट्टान का विघटन होता है तो वो फिर मृदा का रूप बन जाता है। ऐसे ही रेनफॉल की बात करें, अगर हैवी रेनफॉल है, ध्यान रखिएगा, अगर अधिक वर्षा है यानी हैवी रेनफॉल है, तो वहां पर जो है निक्षालन की प्रक्रिया बहुत हावी होगी। निक्षालन की प्रक्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये भी क्लियर होना चाहिए, लीचिंग बोलते हैं। लीचिंग में होता क्या है, ऊपर से पदार्थ रिस कर कहां आते हैं, नीचे आते हैं। दिस इज नोन एज, इसको हम बोलते हैं निक्षालन। दोस्तों लेटराइजेशन के प्रोसेस में निक्षालन ही होता है। इधर आप देखोगे तो कम वर्षा वाला जो क्षेत्र है, यानी रेनफॉल जहां पर क्या हो रही है, कम, तो कम वर्षा वाले क्षेत्र में वेपोराइजेशन ज्यादा होगा, और वेपोराइजेशन ज्यादा होगा तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, इसमें होती है केशिका क्रिया, कैपिलरी एक्शन। ठीक है, और उसकी वजह से मृदा कैसी हो जाती है, लवणीय हो जाती है। तीसरा फैक्टर, दो फैक्टर हो गए, तीसरा फैक्टर हो गया लैंडफॉर्म्स। स्थलाकृति, उच्चावच ढाल भी मृदा के निर्माण को प्रभावित करते हैं। कहीं पर ढाल ऐसा होगा, स्टीप स्लोप होगा, देखिए इधर कहीं पर ढाल ऐसा होगा, स्टीप स्लोप होगा, तो वहां पर मैच्योर्ड सॉइल का डेवलपमेंट नहीं होगा, वहां पर मृदा की परत बहुत पतली होगी, क्योंकि कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस इरोजन हो रहा है। सो कंटिन्यूअस इरोजन की वजह से वहां पर एक मैच्योर मृदा यानी मोटी परत, मृदा की मोटी परत का विकास नहीं होगा। लेकिन अगर फ्लैट लैंड है, अगर लैंड कैसा है, फ्लैट है, तो फ्लैट लैंड है तो यहां पर प्रॉपर मैच्योर सॉइल का डेवलपमेंट होगा। जैसे इसका एक डायग्राम अगर आपको दिखाऊं मैं, यहां पर ये देखिए, आप देख रहे हैं इस डायग्राम में यहां पर कि ये वाला जो आप थे, ये तीव्र ढाल है। देखो यहां पर क्या है, ढाल तीव्र है, तो जितना तीव्र ढाल होगा ये मृदा की परत क्या हो रही है, मोटी हो रही है। लेकिन जैसे ढाल खत्म हो रहा है, ये ब्लैक कलर की जो मृदा की परत मैंने दर्शाई है, जैसे ढाल खत्म हो रहा है, औसत मंद ढाल हो रहा है आगे जाके, तो मृदा की परत क्या होती जा रही है, मोटी। यहां पर ढाल एकदम खत्म हो गया, तो ढाल खत्म होने पर आप देखेंगे यहां पर तो गहरी एवं उर्वर मृदा का विकास हो गया है। यहां पर, इधर पर देखिए, इधर, क्योंकि यहां पर भी गहरी और उर्वर मृदा है उच्च भूमि क्षेत्र में, क्योंकि ढाल नहीं है यहां पर, कोणधारी शंकुधारी वन मिल रहे हैं यहां पर। इधर पर आप देखेंगे तो ढाल ज्यादा है, तो तीव्र मतलब क्षरण बहुत ज्यादा हो रहा है, वर्षा के माध्यम से इरोजन बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए ऐसा देखने को मिलता है। राइट, सो स्थलाकृति के अलावा अगला मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि कार्बनिक पदार्थों का भी काफी हद तक कंट्रीब्यूशन रहता है। सूक्ष्म जीव जो माइक्रोबैक्टीरियाज होते हैं, जो वनस्पतियां होती हैं, उनका मेजर रोल होता है मृदा के निर्माण में। ठीक, और टाइम ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। टाइम की क्या भूमिका है, कार्बनिक पदार्थ तो ह्यूमस का एकत्रीकरण करते हैं, स्थलाकृति मृदा का एकत्रीकरण करते हैं कि मृदा मोटी होगी कि पतली होगी। इधर आप देखेंगे तो जलवायु का भी अलग अलग भूमिका है, चट्टानों की भूमिका है कि खनिज का निर्धारण होगा, कलर का निर्धारण होगा। समय क्या करता है, टाइम ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। मृदा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसको कहते हैं मृदा परिच्छेदिका, सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल डेवलप होती है इन द लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम। ठीक, लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम में सॉइल प्रोफाइल का डेवलपमेंट होता है। ये याद रखिए मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। नाउ अगली बात करें कि भाई मृदा में सबसे ज्यादा मौजूद क्या है, कौन सा पदार्थ सबसे ज्यादा मौजूद है, तो आप देखोगे मृदा में आप देखें तो नंबर एक सबसे ज्यादा तो मौजूद है आपका, सबसे अधिक क्या मौजूद है, खनिज। 45% तो उसमें खनिज मौजूद है। मिट्टी में सबसे ज्यादा क्या होता है, टोटल 100% अगर उसकी हम संरचना तत्व देखें कि मृदा में कौन कौन से तत्वों की अधिकता है, कौन कौन से उसमें मृदा में तत्व पाए जा रहे हैं, 45% खनिज है, 25% एयर, 25% वाटर। ठीक, कितना हो गया, 50 और 45, 95% हो गया। 5% जो है उसमें पाए जाते हैं कार्बनिक पदार्थ, और अब उस 5% कार्बनिक पदार्थ में भी 80% तो ह्यूमस मौजूद होता है, ह्यूमस। और ह्यूमस के अलावा फिर 10% बड़े बड़े पौधों की जड़ें, और 10% में आपका हो जाता है माइक्रो बैक्टीरियाज। ठीक, तो 45% किसी मृदा की संरचना में 45% खनिज है, 25% वायु है, 25% जल है, बचा 5%, उस बचे कुचे 5% में आपका
जो ह्यूमस मिल जाता है, पौधों की जड़ें हैं और कार्बन और इसके अलावा माइक्रोबैक्टीरियाज हैं। और उस 5% का भी 80% अगर देखोगे तो उसमें मिलता है आपको ह्यूमस। ठीक है ना। अब हम अगर ICAR की अनुरूप अगर बात समझें तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च ने भारत की मृदा को 8 भागों में बांटा हुआ है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च ने भारत की मृदा को 8 भागों में बांटा हुआ है। जलोढ़, काली, लाल, पीली, लेटराइट, जिसमें पूरे भारत में मैक्सिमम कोई मृदा अगर पाई जाती है, लगभग भारत के 43% इलाकों में अगर कोई मृदा पाई जाती है तो वो जलोढ़ मिट्टी है। फिर उसके बाद आपको लाल पीली मिट्टी दूसरे नंबर पर है, उसके तीसरे नंबर पर काली मिट्टी है, फिर लेटराइट मिट्टी है। इधर आप देखेंगे तो शुष्क मिट्टी, वही जो मरुस्थलीय मृदा है, इसको हम मरुस्थलीय मृदा भी कहते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र में लवणीय मृदा है ना, लवण के आयन ज़्यादा है, क्षारीय है। पीट मृदा है, डेल्टाई क्षेत्रों में पाई जाती है। ये इसकी प्रकृति अम्लीय होती है, लेकिन चूंकि जलमग्न होता है इसलिए पीठमयी मृदा अधिकांशतः देखा गया है। इनका जो नेचर होता है वो अम्लीय देखा गया है। फिर ये है पर्वतीय मृदा जो माउंटेनियस रीजन में मिलती है। आइए एक एक करके मृदा के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। इस डायग्राम को अगर आप देख लें एक बार तो आपको एकदम और क्लैरिटी हो जाएगी कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में किस मृदा का विस्तार है। जैसे आप देखें, इसको रब कर देता हूँ पहले, चूंकि ये मतलब शॉर्ट वीडियोस हैं, शॉर्ट इन द सेंस कि मतलब 40-45 मिनट 30 मिनट में की क्लासेस हैं, बहुत लंबा नहीं है। इनको रखना है इनका ड्यूरेशन, ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कर सके। इसलिए ऑलरेडी मैं पहले से ही बोर्ड में कंटेंट लिखा हुआ होता है ताकि मेरा लिखने में समय कम ज़ाया हो। फिर इधर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये जो आप हिमालय क्षेत्र देख रहे हैं कौन सी मृदा है, यहाँ पर पाई जाती है दोस्तों ये पर्वतीय मृदा। ये देखिए ये सब इधर क्या है, ये सब पर्वतीय मृदा है। इधर वेस्टर्न घाट के कुछ इलाकों में भी यहाँ पर्वतीय मृदा पाई जाती है। फिर दूसरे नंबर पर आप देख रहे हैं तो ये पंजाब से लेके इधर असम तक, पंजाब से लेके असम तक ये फैली हुई आपकी जलोढ़ मृदा, राइट। इधर आप देखेंगे तो ये राजस्थान में आपको मिलेगी ये शुष्क मृदा। ये जो रेड कलर के पैचेस दिख रहे हैं ना आपको, जहां जहां पर भी ये रेड पैचेस लाल मिट्टी के नहीं है। ये जो रेड पैचेस हैं ये लवणीय मृदा के हैं। किसके हैं ये रेड पैचेस? ये लवणीय मृदा के हैं। नाउ अगर आप ये वाला रीजन देख रहे हैं, डेक्कन ट्रैप वाला रीजन देख रहे हैं, तो इस डेक्कन ट्रैप वाले रीजन में आपको काली कपासी मृदा देखने को मिलती है, ब्लैक सॉइल। एंड नाउ सेकंड नंबर पर भारत में जो सबसे अधिक जिस मृदा का विस्तार है वो दिस इज रेड सॉइल। ये आप देख रहे हो, ये पूरा मतलब वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच वाला जो क्षेत्र है ना, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के जो बीच वाला क्षेत्र है उसके अधिकांश भाग में आपको ये रेड सॉइल यानी लाल पीली मिट्टी देखने को मिलती है। यहाँ पर ये देखिएगा ये रेड सॉइल है, इधर पर भी आपको रेड सॉइल है। ये जो पैच देख रहे हो आप, ये केरल मालाबार तट और दक्षिणी कर्नाटक वाला, और इधर थोड़ा सा ये तमिलनाडु वाला जो पैच देख रहे हैं आप, इस पैच में मिलती है आपको लेटराइट सॉइल, इसमें मिलती है आपको लेटेराइट सॉइल, राइट। फिर ये आप दलदली क्षेत्र देख लिया आपने, ठीक। ये इधर आपने दलदली क्षेत्र देखा कृष्णा गोदावरी वाला। फिर इधर कावेरी का ये दलदली क्षेत्र है। यहां पर ये जो ब्लैक कलर के पैच दिख रहे हैं ना आपको, ये है पीट मृदा। समझ रहे हैं बात? तो ये इस मैप को आप देखें, अपनी कॉपी में बनाएं और इसके माध्यम से पढ़ने का प्रयास करें तो जीवन आपका थोड़ा और आसान होगा। आइए तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, जलोढ़ मिट्टी की बात कर लेते हैं। ऑलरेडी कंटेंट टू द पॉइंट कंटेंट लिखा हुआ है, आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, आपको इसी को पढ़ना है, समझना है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है किस क्लास के बाद, ठीक है। 43% क्षेत्रफल में व्याप्त है, पहली बात। पोटाश, चूना, नमी, कार्बनिक पदार्थ की बहुलता है। किसकी? पोटाश की, चूना की, नमी की, कार्बनिक पदार्थों की बहुलता है। नाइट्रोजन, ह्यूमस और आयरन की कमी है। इंडिया में जितनी भी सॉइल्स हैं उसमें से 90% सॉइल्स में आप देखोगे तो आपको उसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी मिलेगी। नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी आपको ज़्यादातर जगह मिलेगी, ठीक है। उर्वर है मिट्टी है, चिकनी मिट्टी जो है उसकी उर्वर मिट्टी, कहीं कहीं इसको हम दोमट मृदा के नाम से भी जानते हैं। दोमट प्रकार की मृदा है, जल धारण करने की क्षमता इसकी कम होती है। क्यों? क्योंकि रेत के कण है भाई, नदियों के द्वारा बहा कर लाया गया जो अवसाद है उसमें रेत के कण है। रेत के कण है तो जल धारण करने की क्षमता ज़्यादा उसमें नहीं होगी, है ना। पश्चिम से पूर्व में जाने पर रेत की मात्रा लेकिन घटती जाती। क्यों? जितना आप पश्चिम से पूर्व जाएंगे वो रेत के कण और बारीक हो जाएंगे। वो किस में कन्वर्ट हो? गाद में कन्वर्ट हो जाते हैं, सिल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जितना आप पश्चिम से, आप देखिए, जितना आप पश्चिम से भारत में पूर्व की तरफ आएंगे, यानी जितना आप यहाँ से यहाँ की तरफ आएंगे तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो रेत की जो मात्रा है ना वो
घटती जाती है, क्योंकि यहां पर आपको मिलता है सिल्ट डिपोजिशन। सिल्ट इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में उसको गाद बोलते हैं। कहां तक विस्तार है? पंजाब से लेकर असम तक भारत में जलोढ़ मृदा 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर में पाई जाती है। गेहूं, गन्ना, चावल, चना, इन सब की आराम से खेती हो जाती है। चना का तो इतना ज़्यादा महत्व नहीं है, लेकिन आप देखोगे तो गेहूं, गन्ना और चावल की पर्याप्त खेती होती है। पंजाब हरियाणा में बहुत अधिक इरिगेशन करने के कारण ये मृदा कैसी हो गई है? लवणीय भी हो गई है। ठीक है ना। जलोढ़ मृदा के बाद अगली है ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। भारत के 16% भूभाग में, भारत के लगभग 16% भूभाग, 16.6% पार्ट मिलता है। फॉर्मेशन इसका वही है अभी जो मैंने आपको मेथड बताया। कौन सा? क्रिटेशियस काल में ज्वालामुखी का उद्भेदन हुआ, बेसाल्टिक लावा बाहर निकला। बेसाल्टिक लावा बाहर निकलने के पश्चात कई समय बाद उसका क्या हुआ? डेन्यूडेशन हो गया, अनाच्छादन हो गया। उसके अनाच्छादन की वजह से काली मिट्टी का विकास हुआ है। सबसे अधिक विस्तार इसका महाराष्ट्र में है, उसके बाद फिर गुजरात, एमपी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान में इसका, इन राज्यों में इसका विस्तार है। सबसे ज़्यादा काली मिट्टी का विस्तार गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में है। इसीलिए काली मिट्टी कपास के लिए बड़ी अनुकूल, इसलिए काली कपासी मृदा के नाम से भी इसको जाना जाता है। सर्वाधिक विस्तार इसका याद रखिएगा महाराष्ट्र में है। काली मिट्टी है तो आयरन ना मिले ऐसा हो नहीं सकता, काली मिट्टी है मैग्नीशियम ना मिले ऐसा हो नहीं सकता। एल्यूमिनियम का भी कॉन्टेंट है इसमें, चूना की भी बहुलता है, लेकिन कमी किस चीज़ की है? तो कमी दोस्तों आप देखोगे तो यहाँ पर फॉस्फोरस की कमी है, नाइट्रोजन की कमी है और कार्बनिक पदार्थों की के साथ साथ ह्यूमस की भी कमी इस मिट्टी में मिलती है। स्थानीय स्तर पर इसको रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं। इसी मृदा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चेरनोजम सॉइल बोलते हैं। ब्लैक सॉइल को इंटरनेशनल लेवल पर चेरनोजम सॉइल कहते हैं। नमी धारण करने की क्षमता इसमें होती है, नमी को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, इसलिए मृदा कैसी होती है? उर्वर। कपास, सोयाबीन, गेहूं, चना और खट्टे फल, सिट्रस फ्रूट की खेती भी के लिए भी काली मिट्टी अनुकूल है। इसको स्वतः जुती हुई मृदा कहते हैं, क्योंकि जब ये मृदा सूखती है तो इसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं और जब पानी बरसता है, ये मिट्टी गीली होती है तो चिपचिपी हो जाती है। तो इसलिए इसको जो है स्वतः जोत की मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इंटरनेशनल लेवल पर इसको चेरनोजम सॉइल कहते हैं। दिस इज द रीजन आई हैव ड्रॉन इन द मैप ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, जहां पर आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है। इस बात के बारे टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट नाम का जो पदार्थ है वो इस मिट्टी के कलर को ब्लैक कर देता है। टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट नाम का पदार्थ इस ब्लैक सॉइल को असल में कलर ब्लैक देता है। नाउ अगर अगली बात करें तो लाल पीली मिट्टी जलवायु परिवर्तन के कारण आग्नेय कायांतरित चट्टानों के विघटन एवं वियोजन से निर्मित है। 18% भाग में पाई जाती है। काली मिट्टी से परसेंटेज का ज्यादा है। डेक्कन ट्रैप, दक्षिण पूर्वी भाग, कम वर्षा वाले क्षेत्र, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कम उपजाऊ होती है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भी इसका विस्तार है। चावल की खेती होती है। आप बोलेंगे सर वर्षा काल में तो चावल की खेती कैसे होगी? सिंचाई। ठीक है, याद रखिए पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट के बीच वाला जो भाग है उस अधिकांश भाग में लाल पीली मिट्टी का विस्तार है। कम वर्षा वाले, आपको पता है कि पश्चिमी घाट का जो पूर्वी भाग है वो वृष्टि छाया क्षेत्र है। पूर्वी घाट का जो पश्चिमी भाग है वो भी वृष्टि छाया क्षेत्र है, वहां पर भी बारिश ज्यादा नहीं होती है। 50 से 75 से 80 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के जो बीच वाला भाग है, वेस्टर्न घाट का जो ईस्टर्न पार्ट है वो तो वैसे भी रेन शैडो जोन है, वृष्टि छाया क्षेत्र है, तो बहुत अधिक रेनफॉल नहीं मिल रही वहां पर। कलर रेड इसका ये इसलिए है क्योंकि इसमें लौह ऑक्साइड है, आयरन, एल्यूमिनियम की अधिकता है, एनपी और ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी, जैसा कि मैंने आपको बताया। उच्च भूमि के क्षेत्रों में मृदा उर्वर है। इसका स्वभाव कैसा है? अम्लीय स्वभाव की मृदा है। निक्षालन की प्रक्रिया यहां पर होती है। राइट। इसके बाद आप देखोगे तो अगली मिट्टी हमें देखने को मिलती है जो है लेटराइट सॉइल। लेटराइट मृदा मैंने आपको बताया किस वजह से बनती है। सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ लेटराइजेशन। लेटराइजेशन का प्रोसेस है, लैटिन भाषा से निकला हुआ शब्द है, मतलब होता है उसका ब्रिक। अम्लीय स्वभाव है। केरल के मालाबार तट में, मेघालय वाले रीजन में, ये वो रीजन है जहां पर रेनफॉल ज्यादा है। तो असम, मेघालय, तमिलनाडु के रीजन में अधिक वर्षा वाला जहां क्षेत्र होगा, हाई टेम्परेचर होगा, वहां पर दोस्तों लेटराइट सॉइल मिलेगी। और लेटराइट मृदा वही लेटराइजेशन का प्रोसेस है। और इस लेटराइजेशन के प्रोसेस में होता क्या है? तो लेटराइजेशन के प्रोसेस में दोस्तों निक्षालन होता है ना, निक्षालन। और निक्षालन होने की वजह से जो आपका जो सिलिका का जो कंटेंट होता है वो नीचे चला जाता है और ऊपर की परत में आयरन और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। ऊपर ये कहां चला जाता है? नीचे चला जाता है निक्षालित होकर, सिलिका, है ना। बागानी फसलों के लिए बड़ी उपयोगी है ये, है ना। बागानी फसलों के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए बहुत उपयोगी है। जैसे आप देखोगे तो चाय, कॉफी, गन्ना, मसाले, नेचुरल रबर, केरल जो है मैक्सिमम प्रोड्यूसर है नेचुरल रबर का।
और कॉफी का मैक्सिमम प्रोड्यूसर है कर्नाटक, चाय का मैक्सिमम प्रोड्यूसर है आपका असम, और इन तीनों जगहों पर लेटराइट मिट्टी मिलती है। सिंकोना मलेरिया के लिए मेडिसिन के लिए यूज होता है। काजू की खेती भी यहां पर होती है। आयरन एल्यूमिनियम की अधिकता, एनपी और ह्यूमस की इसमें कमी होती है। याद रखिएगा भारत के इतने % भूभाग पर लेटराइट मिट्टी मिल रही है। वर्षा जहां ज्यादा होगी, लेटराइजेशन का प्रोसेस होगा, निक्षालन की क्रिया होगी, वहां पर हमको ये मिट्टी देखने को मिलती है। राइट, नेक्स्ट हम बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों में जो पाई जाने वाली मृदा है, बड़ा आसान है। पर्वतीय मृदा इसको कहते हैं। लगभग 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, हिमालयी राज्यों में, यानी हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, यहां सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट में भी हमें ये पर्वतीय मृदा देखने को मिलती है, जो अरुणाचल प्रदेश के जो ऊपर वाले जो हिस्से हैं वहां पर। उसके अलावा वेस्टर्न घाट के जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पर भी हमें पर्वतीय मृदा देखने को मिलती है। राइट, कार्बनिक तत्वों की अधिकता है पर्वतीय मृदा। क्यों? क्योंकि ये जो मिट्टी है ये पत्तियों से ढकी हुई होती है ना, ये याद रखिएगा। इसमें फिर आपको क्या मिल जाता है? पोटाश मिल जाता है, फास्फोरस मिल जाता है ना, चूना पत्थर यानी कैल्शियम की इसमें कमी है, इन चीजों की कमी है, याद रखिए। कार्बनिक तत्वों की अधिकता है, बागानी फसलों के लिए अनुकूल है, चाय, कहवा, मसाले। जो ऊंची घाटी वाले क्षेत्र हैं, जो ऊंची घाटी वाले क्षेत्र हैं, यहां पर जो मिट्टी मिलेगी, यहां पर तो मिट्टी जो होगी वो मोटे कणों की होगी, मोटे कणों की होगी, है ना। लेकिन जबकि इस वाले क्षेत्र में जो पर्वतीय मृदा मिलेगी उसमें कणों का जो आकार होगा, घाटियों में दोमट मिलेगी, ऊपरी ढाल वाले क्षेत्र में मोटे कण। यहां पर कैसी मिलेगी? दोमट। दोमट मतलब कणों का आकार क्या होगा? बारीक होगा, महीन होगा, है ना, क्योंकि यहां पर आकर सारा डिपोजिशन हो जाएगा, यहां पर इरोजन हो रहा है। अम्लीय प्रकृति की मृदा है पर्वतीय, इसको भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई लवणीय मृदा के बारे में बताइए, तो अंडरस्टूड है कि जो ड्राई रीजन है, जो शुष्क क्षेत्र हैं, वहां पर लवणीय क्षारीय मृदा मिलेगी। पंजाब, हरियाणा, गुजरात, वेस्टर्न यूपी, इन जगह। अभी जो मृदा का लवणीय होना होता है ये एंथ्रोपोजेनिक रीजन, यानी जो मानव निर्मित जो कारक हैं, मानव जनित कारणों की वजह से भी ये मृदा जो है लवणीय हो जाती है। बहुत अधिक आप सिंचाई कर देंगे, खराब जल निकास प्रणाली होगी। अगर मान लीजिए खराब जल निकास प्रणाली है तो भी मृदा लवणीय हो जाएगी। ठीक है ना। डेफिनेटली सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम की अधिकता है, नाइट्रोजन, ह्यूमस की कमी है। स्थानीय स्तर पर इसको रेह, कल्लर, थूर, ऊसर, चोपिन के नाम से जाना जाता है। ये नाम याद रखिएगा, रेह, कल्लर, थूर, ऊसर, चोपिन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करें तो हमारी मृदा कौन सी है? शुष्क मृदा, शुष्क या मरुस्थलीय। डेफिनेटली इसमें भी कौन सा प्रोसेस हो रहा है? इसमें जो प्रोसेस हो रहा है उसमें हो रहा है कैल्सीकरण, कैल्सीकरण की प्रक्रिया होती है इसमें। जैसे उसमें लेटराइजेशन होता है लेटराइट मिट्टी में, इसमें कैल्सीकरण की प्रक्रिया होती है। शुष्क, अर्धशुष्क क्षेत्रों में जहां कम वर्षा होती है वहां पर होता है। उत्तर पश्चिम भारत, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा में ये मिट्टी मिली है। घुलनशील लवण है, फास्फोरस मिल जाएगा इसमें, आपको इसमें कैल्शियम भी मिल जाएगा, सिलिका की अधिकता सब मिल जाएगी। नाइट्रोजन, ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थ की डेफिनेटली कमी होगी, क्योंकि क्षेत्र शुष्क है, कम वर्षा है, तो वनस्पति नहीं, तो कार्बनिक पदार्थ भी नहीं और ह्यूमस भी नहीं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मोटे अनाज है उसकी यहां पर खेती होती है। रचना इसकी बलुई है, ठीक है। और प्रकृति कैसी है इस मृदा की? लवणीय है। शुष्क होगी तो डेफिनेटली प्रकृति इसकी लवणीय ही होगी। और लास्ट जो मृदा देखने को मिलती है पीट मृदा, या जिसको हम अब जैविक मृदा के नाम से भी जाने जाते हैं, या डेल्टाई मिट्टी भी कहते हैं दोस्तों इसको, क्योंकि इसका विस्तार आपको डेल्टाई क्षेत्रों में ही देखने को मिलता है। आप देखेंगे महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियों का जो डेल्टाई क्षेत्र है वहां पर आपको एक पीट मृदा मिलती है। याद रखिएगा, अधिकांशतः जहां पर पीट मृदा मिलती है वो क्षेत्र जलमग्न होते हैं, वाटर लॉगिंग होती है, वहां पर भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है, जहां पर अपर्याप्त अपवाह यानी जल निकास प्रणाली ठीक से नहीं है, ठीक है, वहां पर। गुजरात के कच्छ में भी ये मिट्टी पाई जाती है। ह्यूमस और नमी, लवण की अधिकता है। प्रकृति इसकी, मैंने आपको अभी थोड़ी देर जब पहले शुरुआत में मिट्टी के बारे में एक्सप्लेन कर रहा था, मैंने कहा था कि जो पीट मृदा है जैविक पदार्थों की अधिकता है, वहां पर ह्यूमस की अधिकता है, इसकी वजह से मिट्टी कैसी है? अम्लीय है। लेकिन वही फिर से फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटेशियम की इसमें कमी है। मैंग्रोव वनों का विस्तार डेल्टाई मिट्टी में ही पाया जाता है। यह है दोस्तों टोटल 8 प्रकार की मृदा, जिसके बारे में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च ने क्लासिफिकेशन कर रखा है। एक लास्ट बात और सुन लीजिए, मृदा से जहां से एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, और वो ये है कि एक तो ये सॉइल प्रोफाइल आपको याद रखना है, ठीक है। सॉइल प्रोफाइल में सबसे ऊपर वाला संस्तर ओ संस्तर है, फिर उसके बाद ए संस्तर है,
उसके बाद आता है बी संस्तर, सी संस्तर और आर संस्तर। तो जो सबसे ऊपर वाला जो संस्तर है ओ संस्तर है, जैविक पदार्थ ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। जो उसके ठीक नीचे वाला संस्तर आता है वो निक्षालित परत है, पौधों की जड़ों का विस्तार होता है, खनिज एवं कार्बनिक पदार्थ मिलते हैं, हल्की धातुएं सिलिका ये सब मिल जाता है उसमें। बी संस्तर को उपमृदा कहते हैं। ये जो बी संस्तर है उपमृदा, याद रखिएगा मैच द फॉलोइंग में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बी संस्तर को उपमृदा कहते हैं, सब सॉइल कहते हैं, याद रखिएगा। निक्षालित खनिजों की इसमें भी अधिकता होती है। और सबसे लास्ट में जो सबसे कठोर भाग है ओ, ए, बी और सी। ओ जिसमें जैविक पदार्थ हैं, ए जिसमें पौधों की जड़ें हैं, बी जिसको हम सब सॉइल कह रहे हैं, ए को हम टॉप सॉइल कह रहे हैं, बी को हम सब सॉइल कह रहे हैं। दिस इज नोन एज अ टॉप सॉइल। ये टॉप सॉइल है ओ ए, ये बी संस्तर है और उसका सी संस्तर है जो हार्ड बेड रॉक यानी कठोर चट्टानों से बना है। ये इसको पूरा ये सॉइल प्रोफाइल है। मैच द फॉलोइंग में यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, इसको याद रखिएगा। एक बात और जो आपको याद रखनी है कि भारत में जो चैलेंज है सबसे बड़ा मृदा के अपर्दन का, सॉइल इरोजन का एक जो बहुत बड़ा चैलेंज है वो क्या है भाई? दो प्रकार से अपर्दन हो रहा है, जलीय अपर्दन है और वायवीय अपर्दन है। हालांकि अपर्दन के बहुत सारे मानवीय कारक भी जिम्मेदार हैं, ठीक है। इधर देखेंगे तो वर्षा की तीव्रता, वनस्पति ढाल, उच्चावच मृदा की प्रकृति, ये सब जलीय अपर्दन के लिए रिस्पॉन्सिबल। लेकिन जलीय अपर्दन के 4 चरण होते हैं। पहले 2 चरण को हम कहते हैं कि वो जो अपर्दन हो रहा है उसको हम कहते हैं क्षैतिज अपर्दन। क्षैतिज अपर्दन में बौछार या बूंद अपर्दन, ड्रॉप इरोजन होता है या ठीक। और दूसरा जो होता है शीट इरोजन यानी परत अपर्दन, सबसे ज्यादा घातक यही होता है। इसी अपर्दन को किसानों की मौत की संज्ञा भी दी जाती है। किसानों की मौत की संज्ञा भी इस अपर्दन को दी जाती है, याद रखिएगा। क्योंकि इस मृदा में, मृदा के ऊपरी परत में मौजूद जो सूक्ष्म तत्व होते हैं सब बहकर बाहर निकल जाते हैं। बूंद गिरी, मिट्टी बाहर आई, फिर बारिश हुई, वो जो मिट्टी बाहर आई थी वो बहकर आगे निकल गई, सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहकर आगे चले गए, मृदा अनुर्वर हो गई, इनफर्टाइल हो गई। दूसरा थर्ड स्टेप आता है ऊर्ध्वाधर अपर्दन, जिसको हम कहते हैं रिल अपर्दन। रिल छोटी छोटी ऐसी वहिकाएं, नलिकाएं बन जाती हैं उंगलियों के आकार की, ठीक है ना, उसको रिल बोलते हैं। जब और अधिक बारिश होती है तो वो रिल्स जो बनी है, छोटी छोटी नलिकाएं या वेहिकाएं, ये और अधिक गहरी हो जाती हैं, जिसको हम अवनालिका कर देते हैं, इंग्लिश में उसको बोलते हैं गली अपर्दन। चंबल वाले रीजन में हमें ये देखने को मिल रहा है। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज ऑल अबाउट भारत की मिट्टियां। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। जाते जाते एक और बड़ा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं मैं, उसको सुनिएगा बहुत अच्छे से, ध्यान से। आप देखिए, RO-ARO के लिए, UPPCS और RO-ARO के लिए एक तो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज आ रही है, ठीक है, 20 अक्टूबर से शुरू हो रही है, ठीक है, दोपहर में 12 बजे। ऑफलाइन फीस 2000, ऑनलाइन फीस ये 600 रुपीज़ है, याद रखिएगा। 20 अक्टूबर से शुरू हो रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट बैच है आपका आ रहा है UPPCS और RO-ARO के लिए, जो आखिरी समय पर अपनी तैयारी को और बूस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए एक MCQ बैच आ रहा है, ठीक है। और ये MCQ बैच 2.0 है, ठीक है, जो आपके लास्ट मोमेंट पर आपकी तैयारी को प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से और ज़्यादा बेहतर बना सकेगा। तो इन दोनों बैचेस में आप इनरोल कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज में भी, और ये फीस भी बहुत फीस नॉमिनल है, आपकी तैयारी को डेफिनेटली ये बूस्ट करेंगे। PYQ बैच है, जहाँ MCQ बैच है, जहाँ पर आपको अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग क्वेश्चंस की अभ्यास कराया जाएगा। थैंक यू सो मच। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बैच है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है, स्टूडियो से ही लाइव होगा, याद रखिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज जो मैंने आप लोगों को ये जो भारत की मिट्टियों वाला जो टॉपिक कराया, उसके संदर्भ में आपकी कैसी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, ठीक है, इसके बारे में जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट क्लास में क्या और पढ़ना चाहते हैं आप, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। इस क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए। फिर दोबारा मुलाकात होगी इसी एक नए वीडियो के साथ। प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं जो मेरे द्वारा पढ़ाए गए हैं, तो इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। UPPCS उत्कर्ष में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, पूरे उसमें वीडियोज़, उसमें प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ज्योग्राफी बाय वैभव सर लिखा हुआ है, उस फोल्डर में जाइए, सारे वीडियोज़ आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।